गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस के टाइप पढ़ेंगे और हम लोग टेंस क्या होता है इससे स्टार्ट करने जा रहे हैं। टेंस, यदि आपको इंग्लिश में आगे बढ़ना है या इंग्लिश स्पीकिंग करना है तो सबसे पहले आपकी नीड होती है टेंस। यदि आपको टेंस के बारे में जानकारी है तो आपकी इंग्लिश आसान हो जाती है। इंग्लिश बोलना, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश की रीडिंग लगाना या इंग्लिश पढ़ाना, यह आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो उसी टेंस के बारे में हम आज डिस्कस करने चाह रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान देना है कि टेंस क्या है। अभी किसी से पूछा जाता है कि आपको टेंस के बारे में जानकारी है तो वह बोलता है हाँ हमको तो जानकारी है। लेकिन जब एग्जामिनर या टीचर उनसे टेंस के बारे में क्वेश्चन देता है तो वो कहते हैं कि सर नहीं आ रहा है। अब आप सोचते हैं कि टेंस बहुत इजी है, कहने के लिए इजी है, पढ़ने वालों के लिए इजी है, लेकिन न पढ़ने वालों के लिए इजी नहीं। तो देखिए, हम भी आपको टेंस स्टार्ट करने वाले हैं और मेरा नाम डीकेमल है और मैं बीआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवक्ता पद पर हूँ। तो आप देखिए टेंस, टेंस क्या होता है। अब हम लोग टेंस पढ़ने जाते हैं। टेंस क्या है? टेंस मतलब काल, काल मतलब समय, समय मतलब अवधि, अवधि मतलब पीरियड। देखिए टेंस के इतने मीनिंग हो गए हिंदी और इंग्लिश में देखा जाए। जब कोई काम किसी अवधि के अंतर्गत होता है या चलता रहता है, उस अवधि को, उस समय को, उस पीरियड को हम टेंस कहते हैं। जब कोई काम, जब कोई कार्य किसी अवधि के अंतर्गत होता है या जब कोई काम किसी अवधि के अंतर्गत होता है या चलता रहता है, उस अवधि को टेंस कहते हैं। जैसे वह
स्कूल जाता है। स्कूल जाता है तो वह एक अवधि है। सुबह जाता है 7 बजे कि 10 बजे जाता है, उस अवधि को, उस टाइम को हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। अर्थात आपने देखा, जब कोई काम किसी अवधि के अंतर्गत होता है या चलता रहता है, उस अवधि को टेंस कहते हैं। जैसे वह स्कूल जाता है, तुम 2 बजे से पढ़ रहे हो। देखिए 2 बजे टाइम है, अवधि है कि हम कितने बजे से? 2 बजे से पढ़ रहे हैं। तो आपने क्या देखा कि ये सब किसी अवधि के अंतर्गत हो रहे हैं, किसी टाइम के अंतर्गत हो रहे हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि यह टाइम के अंतर्गत हम कोर्स को कंप्लीट कर लें, हम अपनी पढ़ाई कर लें। अर्थात ये कंटिन्यू जारी रहेगा, कंटिन्यूअस चलता रहेगा, कंटिन्यू हम रहेंगे। तो लेकिन एक टाइम के अंतर्गत रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, नोट कर लें इसे। अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार। एग्जामिनर जब आपका वाइवा लेता है तो उस समय पूछता है कि काइंड्स ऑफ टेंस या टाइप ऑफ टेंस। तो बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कहता है 12 प्रकार का टेंस होता है, कोई कहता है 3 प्रकार का। लेकिन वह टेंस के बारे में पूछ रहा है, काल के बारे में पूछ रहा है, समय के बारे में पूछ रहा है। तो काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है प्रेजेंट टेंस। सेकंड आपका होता है पास्ट टेंस। और बेटा थर्ड होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। टेंस कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। पहला आपका हो गया प्रेजेंट टेंस, दूसरा आपका सेकंड हो गया पास्ट टेंस, और थर्ड हो गया फ्यूचर टेंस। अब इनके 4 पार्ट्स होते हैं, तब हमारे टोटल 12 टेंस होते हैं। अब 4 पार्ट्स में देख लीजिए। प्रेजेंट टेंस का जो 4 पार्ट्स होता है, उसमें पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड इसमें होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ आपका जो होता है प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस के ये चार पार्ट्स हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से हमारे पास्ट टेंस में चार पार्ट्स होते हैं। इनका पहला पार्ट क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड होता है पास्ट कंटिन्यूअस। थर्ड होता है पास्ट परफेक्ट टेंस और फोर्थ होता है बेटा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से फ्यूचर के भी हमारे चार टेंस होते हैं। फ्यूचर में पहला क्या हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस। थर्ड हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फोर्थ हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फोर्थ क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फोर्थ आपका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप इसको नोट कर लें। यह आपसे एग्जामिनर पूछता है और यही हमको 12 टेंस पढ़ना है और हमें पढ़ाना है और आपको भी इसे पढ़ना है। अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हेडिंग हमारी क्या पड़ेगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप जानते हैं जब आप कहीं स्कूल में पहली बार दाखिला लेते हैं और पहली बार क्लास में जाते हैं तो टीचर आपसे क्या पूछता है? आपका क्या नाम है? आप कहाँ से पढ़े हैं? कहाँ से बिलोंग करते हैं? अर्थात वह इंट्रोडक्शन होता है
क्या होता है? इंट्रोडक्शन होता है। तो डियर स्टूडेंट, हम भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अरे हमको पता तो चलना चाहिए इसकी पहचान क्या है, तभी तो हम आगे कुछ करेंगे। जब हम उसके बारे में जानेंगे ही नहीं तो हम कैसे पढ़ेंगे या क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमारी क्या नीड पड़ी कि इसकी पहचान क्या है, कैसे हम जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर हो रहा है? तो आप पढ़ने जा रहे हैं क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है? अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इंट्रोडक्शन, पहचान। इंट्रोडक्शन, पहचान। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंट्रोडक्शन। यदि हिंदी वाक्य, यदि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि आए तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। अभी क्लियर होगा? समझ में आ रहा है ना? देखिए कह रहा है यदि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, अंत में क्या आएगी? हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, फाइनाइट वर्ब। उस हिंदी वाक्य की जो मुख्य क्रिया होती है उसमें ता है आना चाहिए। ती है, ते हैं, ता हूं आदि आए तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। एग्जाम्पल देखिए, अभी समझ में आएगा आपको। वह पुस्तक पढ़ता, वह पुस्तक पढ़ता है। आप देखिए ता है आया है कि नहीं? पढ़ना एक क्रिया है कि नहीं? हिंदी वाक्य के अंत में ता है आया कि नहीं? तो यदि यह हिंदी वाक्य के अंत में ता है आ गया तो वह किस टेंस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। किस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। होगा कि नहीं होगा? नेक्स्ट देखिए, सुमन फूल तोड़ती है। देखिए ती है आ गया, क्या आ गया? ती है। सुमन फूल तोड़ती है, अंत में तोड़ती है में ती है आ गया तो किस टेंस में हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर है? सरला मधुर गीत गाती है, ती है। तो यदि हिंदी वाक्य के अंत में ती है आ गया तो वो किस में हो गया डियर स्टूडेंट्स? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में।
वे स्कूल जाते हैं। देखिए ते है आ गया, जाना क्या है, फाइनाइट वर्ब है, मुख्य क्रिया है। क्लियर हो रहा है? तो अंत में आपने क्या देखा, इस एग्जाम्पल में क्या आ रहा है, ता है, ती है, ते है, ता हूं। तो आप एकदम माइंड में सेटअप कर लें, एकदम कंठस्थ कर लें, क्लियर कर लें कि यदि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि आ गया तो वह कौन सा टेंस होगा, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। आप इसको नोट कर लें, तब पुनः हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए आती है क्या, जैसे हमारे शरीर में ऊपर वाले ने हाथ दिए हैं काम करने के लिए, सुनने के लिए कान दिए हैं, देखने के लिए आंख दिए हैं, अर्थात ये मेरे पूरे बॉडी का क्या है, हेल्प करने वाले अंग। यदि ये न रहे तो हमारी शरीर कुछ नहीं कर सकती। यदि आंख, कान, मुंह, हाथ न रहे तो क्या है, एकदम बेकार, किसी काम का नहीं है। तो टेंस भी उसी तरह से है, उसकी भी सहायता करने के लिए बने हैं वर्ड्स, उसके भी पार्ट्स हैं। टेंस की सहायता के लिए वाक्य की सहायता है, वाक्य लिख लिए तो कैसे उसका ट्रांसलेशन करेंगे, तो उसकी भी कुछ पार्ट्स हैं, उसको हम लोग देखेंगे। अर्थात हेल्पिंग वर्ब अब आती है। क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेडिंग आप जानेंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, देखिए इसे एक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, एक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है सहायक क्रिया। आपसे एग्जामिनर पूछता है, कंपटीशन में भी आता है, आपसे एग्जामिनर पूछेगा, और वह कंपटीशन में भी आता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा, वाइवा में पूछा जाएगा, तो आप हेडिंग अब डालेंगे हेल्पिंग वर्ब, डू एंड डच, डू एंड डच। व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स आप क्या जवाब देंगे, बोलिए क्या कहेंगे, आप कहेंगे गुड, डू एंड डच। अब देखिए डू एंड डच दो हेल्पिंग वर्ब हो गई, दो सहायक क्रिया हो गई। अब एक मीनार में दो तलवार तो रह नहीं सकता, तो जब दो हेल्पिंग वर्ब हो गई तो इनका यूज भी अलग अलग होगा, एक साथ तो यूज कर नहीं सकते हैं। नहीं तो इसमें जो तगड़ा पड़ेगा तो वह तो जीत जाएगा। तो इसीलिए इनको हम लोग पहले ही डिवाइड कर दें, अलग अलग कर दें, किसके साथ डू का प्रयोग करेंगे और किसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, डू का प्रयोग किसके साथ होगा और किसके साथ डज का प्रयोग होगा, ये इंपॉर्टेंस है। ये पूछता है एग्जाम में, हाउ टू यूज डू एंड डज, कैसे आप प्रयोग करेंगे, कैसे यूज करेंगे, डू डज का प्रयोग कैसे करेंगे।
तो नंबर 1 सिंगुलर नंबर एक वचन कर्ता के साथ हेडिंग पहले आपकी पड़ेगी यूज ऑफ डू एंड डज। डू डज का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, बिना कर्ता का कोई कार्य नहीं होगा। मैं भी करता हूं, आप भी करता, मैं पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं, पढ़ने का कार्य कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? तो दोनों लोग कार्य कर रहे हैं, नो डाउट। आप भी कार्य कर रहे हैं, मैं भी कार्य कर रहा हूं, अंतर बस है मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं। तो सब्जेक्ट मतलब कर्ता, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये आपके कर्ता पर डिपेंड करती है। कर्ता एक वचन है कि बहुवचन है, सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर। यदि एक वचन है तो वहां आपका डज का प्रयोग होगा। क्या होगा? डज का प्रयोग। समझ में आ रहा है? अरे जरा जोर से बोलिए, क्या होगा? डज का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट ही माने क्या होता है? वह क्या है? एक वचन। ही सी इट, एक व्यक्ति। अब आप सोचेंगे एक व्यक्ति क्या है? एक व्यक्ति मतलब किसी का नाम, राम, सीता, मोहन, गीता, ये क्या है? एक व्यक्ति है, एक वन पर्सन है, एक व्यक्ति, एक वस्तु। एक वस्तु मतलब क्या हो गया? कलम, कॉपी, तथा एक जानवर। एक जानवर के साथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? हाँ, डज का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करेंगे। जब आपकी वाइवा होती है तो लोग पूछने पर बताते ही नहीं, खड़े हो जाएंगे स्टैच्यू की तरह। और जब टीचर पढ़ाते हैं तो आप ध्यान नहीं देते हैं छोटी छोटी बातों पर। यही सब कंपटीशन से लेकर वाइवा से लेकर आपके एग्जाम में आते हैं। तो डज का प्रयोग आप कहाँ कर दिए? सिंगुलर नंबर, एक वचन करता। एक वचन सब्जेक्ट समझ गए, एक वचन कर्ता के बारे में देख लिए, जान लिए। सेकेंड नंबर देखिए, सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे। एक से अधिक व्यक्ति, मोर देन वन पर्सन। अब कहेंगे एक से अधिक व्यक्ति क्या होता है? सही बात है, यह भी जानने की जरूरत है। जैसे कह दिया जाए राम और श्याम स्कूल जाते हैं तो 2 पर्सन हुए कि नहीं हुए? राम और सीता स्कूल नहीं जाते, 2 पर्सन हुए कि नहीं हुए? तो एक से अधिक व्यक्ति हुए कि नहीं? मोर देन वन पर्सन, एक से अधिक व्यक्ति। एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक वस्तु,
एक से अधिक क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? बस्ट। तथा एक से अधिक जानवर के साथ डू का प्रयोग करते या यूज करते हैं। डू डज में क्लियर हुआ? डू का यूज किसके साथ करेंगे, डज का यूज किसके साथ करेंगे? बोरियस नहीं ना महसूस हो रहा है? अब हम आगे बढ़ेंगे, आप इसे पहले नोट कर लें। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, मेन वर्ब जिसे आप कहते हैं। अब आपको पहले मैं बता दूं, जब हम लोग पढ़ते थे, हमारे समय में जो बुक आती थी उसमें मेन वर्ब के या फाइनाइट वर्ब के 3 पार्ट्स हुआ करते थे, 3 फॉर्म्स में दिया होता। अब जो बुकें आ रही हैं उसमें 5 फॉर्म्स देती। देखिए क्या बुक लिखने वालों की सोच है। चीजें वही दी हुई हैं, थोड़ा सा अंतर किए हैं। यदि ये नहीं करते तो इनकी बुकें कहां बिकती। देखिए किसी भी वर्ग के 3 फॉर्म्स होते हैं, उसी से हम 5 फॉर्म्स बनाते हैं। देखिए क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। जैसे गो, फर्स्ट फॉर्म। इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होगा, गान। अब फोर्थ क्या किया है, गो में यस जोड़ दिया है डियर स्टूडेंट, गोस। और फिफ्थ में क्या किया है, आईएनजी इन्होंने जोड़ दिया है, गोइंग। चीज वही है, लेकिन क्या होता है, 2 पार्ट्स इनको बढ़ा देने से बच्चा घर पर जाकर क्या कहेगा, डैडी मम्मी नई बुक में तो कुछ और दिया है, पुरानी बुक में वो चीजें नहीं दी है। अब पेरेंट्स क्या होगा, बच्चे के कहने पर नई बुक तो खरीदेगा 500 की, पुरानी तो थी 150 की। तो यही चीजें हैं, आपके सामने मैं लिखा हूं, गो एंड गान, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में यस आई एस जोड़कर फोर्थ फॉर्म को बनाया जाता है, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर फिफ्थ फॉर्म को बनाया जाता है। इसे आप नोट कर ले। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब अर्थात इसी को हम मेन वर्ब कहते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। अब देखिए एग्जामिनर पूछेगा आपसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस वर्ब के फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, कौन सा फॉर्म यूज करोगे, तो आप कहेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ फाइनाइट वर्ब।
मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किस फॉर्म का प्रयोग करोगे डियर स्टूडेंट? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे। क्लियर है? तो आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ फाइनाइट वर्ब। मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस फॉर्म का यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। क्लियर हो रहा है? अब देखिए ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। चूंकि इंट्रोडक्शन हमने पूरा देख लिया, अब ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, फार्मूला क्या है। तो देखिए आप पढ़ते हैं सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस हु फुल सेंस। शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। एक एक शब्द हम जोड़ते हैं तो एक सेंटेंस पैदा होता है। राम स्कूल जाता है, यह क्या है? एक सेंटेंस है, यह एक वाक्य है। राम एक वर्ड है, एक शब्द है, स्कूल एक वर्ड है। तो हम एक एक वर्ड को जोड़कर, एक एक शब्द को जोड़कर हम क्या उत्पन्न करते हैं डियर स्टूडेंट्स? वाक्य। क्लियर है? तो आप अब पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। कभी कभी एग्जामर पूछता है अफर्मेटिव और निगेटिव का कौन सा सेंटेंस कहेंगे? तो असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। समझ रहे हैं ना? असर्टिव सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? दो पार्ट्स में। कौन कौन सा? अफर्मेटिव और। अफर्मेटिव क्या होता है, यह भी क्वेश्चन है। अफर्मेटिव की हिंदी सकारात्मक। जिस सेंटेंस में नहीं शब्द न आए और क्वेश्चन वर्ड न आए, वह सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। कौन कौन से वर्ड न आए? नहीं शब्द, नहीं मतलब नॉट। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड मतलब व्हाट, वेयर, हाउ, क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे। यदि नहीं आता है तो वह सेंटेंस हमारा क्या हो गया डियर स्टूडेंट? अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो मैं जा रहा हूं आपको पढ़ाने अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे आप बनाएंगे। पहले मैं उसका फार्मूला लिखूंगा, फिर एग्जाम्पल दूंगा। देखिए आप अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का आप ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, इसका मैं फार्मूला लिख रहा हूं। ओके, देखिए सबसे पहले हिंदी में जो दिया रहेगा उसमें होगी कर्ता। बिना कर्ता का सेंटेंस नहीं होगा। तो कर्ता मतलब सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम किसकी इंग्लिश लिखेंगे? सब्जेक्ट जो भी दिया होगा, सब्जेक्ट। राम, श्याम, सीता, गीता, अनीता, ही, सी, इट, यू, आई, वी, यू, दे।
इसमें से यदि कुछ भी आप पाते हैं तो वही हमारा सब्जेक्ट है और उसी की हम इंग्लिश लिखेंगे। क्लियर हो रहा है? उसके बाद सेकेंड नंबर पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1। V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस ऐड करेंगे। कब ऐड करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूं। जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर एक वचन, कर्ता जब एक वचन होती है, जैसे राम श्याम सीता गीता ही सी इट, इस सब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो आप क्या करेंगे, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देंगे। जैसे गोस, कॉल्स, राइट्स। किस पर ये डिपेंड हुआ बेटा? सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट यदि एक वचन है तो क्या यूज करेंगे, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस। क्लियर है? थर्ड नंबर पर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम कर्म करते हैं, ऑब्जेक्ट। और फोर्थ नंबर पर आता है कंप्लीमेंट। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाना है इंग्लिश में तो सबसे पहले कर्ता की इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें यस या ईएस ऐड तब करेंगे जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर नंबर हो, एक वचन हो। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कंप्लीमेंट। अब मैं ट्रांसलेशन आपको बताने जा रहा हूं कैसे बनाया जाता है इसी फार्मूले पर। छोटा पहले बताऊंगा, उसके बाद उससे बड़ा बताऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो। चाहे वह 4 पेज का हो, चाहे 2 लाइन का ट्रांसलेशन हो, बहुत इजी होता है उसको बनाना। और आपको ट्रांसलेशन बनाना आ गया तो ये जान लीजिए आप कुछ भी इंग्लिश में कर सकते, स्पीकिंग भी कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर अपने आप लर्न हो सकता है। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ट्रांसलेशन बनाने जा रहे हैं। देखिए राम कुछ देखिए प्रॉब्लम आई। डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। अब हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे। देखिए राम स्कूल बहुत छोटा सा है, जाता है, बहुत छोटा सा है। आप लोग बहुत लोग तो बना दिए होंगे। कौन स्कूल जाता है? राम। राम क्या है? सब्जेक्ट। मुख्य क्रिया अंत में होती है
और मुख्य क्रिया के ठीक पहले कौन लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। कितना वो बड़ा सेंटेंस दिया हो, चाहे वह 2 लाइन का हो 4 लाइन का हो, सबसे पहले आप मुख्य क्रिया अंत में होगी और ठीक उसकी के पहले कौन लगाकर प्रश्न करिए तो आपको सब्जेक्ट प्राप्त हो जाएगा। देखिए कितना इजी है। जैसे मुख्य क्रिया जाता है, कौन जाता है डियर स्टूडेंट्स, राम जाता है, तो सब्जेक्ट आपको मिल गया। तो सब्जेक्ट की स्पेलिंग लिखिए, क्या हो गया, राम। राम हो गया कि नहीं हो गया। मुख्य क्रिया लिखना है, वर्ब अब लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना, जाना की स्पेलिंग क्या होती है, गो। तो यहां लिखेंगे राम गो। अब आप देख रहे हैं ब्रैकेट में सर ने लिखा है यस या यस ऐड करना है। तो अब देखिए सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन है। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, राम है। मैंने आपको बताया किसी का नाम दिया हो या ही सी इट हो, वह सिंगुलर नंबर है, एक वचन। अब तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हम यस जोड़ेंगे, राम गोस। अब पीछे से आइए, जाता के बाद क्या है, स्कूल। किसको जाता है, स्कूल को। तो राम गोस टू स्कूल, राम गोस टू स्कूल। नोट कर लीजिए। अभी आगे हम फिर आपको बताते हैं। अब देखिए इस कक्षा के लड़के, सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है, थोड़ा उससे बड़ा है, घबराइए मत। इस कक्षा के लड़के के लड़के क्रिकेट मैच खेलते हैं। देखिए थोड़ा सा बड़ा है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बड़ा कर। इस कक्षा के लड़के क्रिकेट मैच खेलते हैं। डियर स्टूडेंट, कौन क्रिकेट मैच खेलता है, क्या, हाँ, इस कक्षा के लड़के। कौन खेलता है, इस कक्षा के लड़के। एकदम आपने करेक्ट आंसर दिया। अब आती है इस कक्षा के लड़के की इंग्लिश क्या होगी, द बॉयज। लड़के बहुवचन है तो बॉय में यस जोड़ेंगे, द बॉयज ऑफ दिस क्लास, द बॉयज ऑफ, द बॉयज ऑफ दिस क्लास। देखिए द बॉयज ऑफ दिस क्लास, इस कक्षा के लड़के। अब क्या आपको लिखना है, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। मुख्य क्रिया अंत में है, खेलते हैं। खेलना की स्पेलिंग क्या होगी, प्ले। खेलना की स्पेलिंग क्या होगी, प्ले। अब कुछ लोग कह रहे हैं यस या यस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, तो ये तो डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पर ना। तो सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है, लड़के बहुवचन, एक से अधिक है, मोर देन वन बॉय, एक लड़के से अधिक है कि नहीं है। तो इसीलिए यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। द बॉयज ऑफ दिस क्लास प्ले, और क्या खेलते हैं, क्रिकेट मैच, CRICKET, क्रिकेट मैच। The boys of this class play a cricket match.
क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है सभी लोगों को? अब आगे हम बढ़ेंगे। तुम गणित के कठिन प्रश्नों को हल करते हो। तुम गणित के कठिन प्रश्नों को हल करते हो। मुख्य क्रिया अंत में है। कौन हल करता है? तुम। तुम इंग्लिश यू, यू को एक वचन नहीं माना जाता, यह क्या है? बहुवचन है, प्लूरल। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। आपका सब्जेक्ट क्या है? यू, यू लिख लिए। अब हम देखेंगे मुख्य क्रिया क्या है। मुख्य क्रिया अंत में है, और वह क्या है? हल करते हैं। यही हमारा क्या है? मुख्य क्रिया है। और हल करना की स्पेलिंग सॉल्व होती है, यू सॉल्व। अब पीछे आएंगे, क्या सॉल्व कर रहे हैं? गणित के कठिन प्रश्नों को। तो यू सॉल्व द डिफिकल्ट you solve the difficult questions of math या मैथमेटिक्स। You solve the difficult questions of math या मैथमेटिक्स। तुम गणित के कठिन प्रश्नों को हल करते हो। सीता मधुर गीत गाती है। कौन मधुर गीत गाता है स्टूडेंट्स? सीता। सब्जेक्ट आपको फाउंड हो गया। क्या है सब्जेक्ट? सीता। तो यहां हो जाएगा सीता। क्लियर है? और मुख्य क्रिया क्या है आपकी? गाती है। और सीता क्या है? एक वचन करता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। तो इसका मतलब गाती है में यस या यस ऐड करना है, ये रहे माइंड में। तो सीता सिंग्स हो जाएगा, यस आई एन जी एस। सीता सिंग्स और स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग। सीता मधुर गीत गाती है। क्लियर है? आपने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस का हम लोगों ने ट्रांसलेशन कैसे बनाया। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट कर्ता की इंग्लिश लिखे, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का हम लोगों ने प्रयोग किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कंप्लीमेंट का प्रयोग हम लोग किए। इस तरह से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाने का नियम जाने और इसे कैसे बनाया जाता है, इसको हम लोगों ने विधिवत पढ़ा। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे हम बनाएंगे। निगेटिव सेंटेंस में जिसमें नई शब्द अवश्य आएगा उसे हम क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे, ये आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए, आप इसको नोट करें। आइए डियर स्टूडेंट्स, निगेटिव सेंटेंस।
निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक, जिसमें नहीं शब्द अवश्य आएगा। आपसे कोई पूछे, एनी पर्सन आस्क यू व्हाट इज निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य क्या है, तो आप कहेंगे जिस सेंटेंस में नहीं शब्द का प्रयोग अवश्य किया गया हो वह सेंटेंस हमारा निगेटिव सेंटेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब इसका ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे, यह हम आपको फार्मूला लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे, जो भी आपकी कर्ता होगी उसकी इंग्लिश लिखेंगे। किसकी इंग्लिश लिखेंगे, सब्जेक्ट, कर्ता। क्लियर है। सेकंड नंबर पर निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अवश्य होगा, तो डू या डज जो आपका यूज होगा उसको यूज करेंगे। मैं बिफोर ही लिखा चुका हूं कि एक वचन सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ डज, प्लूरल कर्ता के साथ। तो सब्जेक्ट के अनुसार हम डू डज का यूज कर लेंगे। यदि सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो डज लगा लीजिएगा, और यदि बहुवचन है, प्लूरल है, तो आप क्या लगा लेंगे। अब थर्ड नंबर पर क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर पर हम यहां नॉट का प्रयोग करेंगे। फोर्थ नंबर पर हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब कुछ ऑब्जेक्ट, उसके बाद कंप्लीमेंट। तो पहले आप किसकी इंग्लिश लिखे, कर्ता, सब्जेक्ट, उसके बाद आपने क्या लिखा, डू डज, उसके बाद आपने क्या लिखा, नॉट, उसके बाद आपने क्या लिखा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपने क्या लिखा, कंप्लीमेंट। अब हम चल रहे हैं आपको इसका ट्रांसलेशन बनाने का रूल लिख दिए। अब ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे उसके बारे में क्लियर है। अब देखिए, निगेटिव है तो नहीं शब्द अवश्य आएगा, ये तो माइंड में रख लीजिए। नकारात्मक वाक्य है तो नहीं शब्द आना ही है। तो देखिए, माली, माली जानते हैं ना, जो फूलों की सिंचाई, बगिया की सिंचाई करता है, उनकी देखभाल करता है। माली, फूल, फूल सबको पसंद है, ऐसा कोई है जिसको नहीं प्रिय है। माली फूल नहीं तोड़ता है, नहीं तोड़ता है। देखिए नहीं शब्द आया कि नहीं आया, कौन फूल नहीं तोड़ता है, माली। कौन नहीं तोड़ता है, माली। तो नहीं शब्द आ गया, अंत में ता है, ती है, देख रहे हैं, तो ता है आ गया। तो यह किस टेंस का निगेटिव हो गया, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव हो गया। वाइवा में कभी एग्जामिनर पूछता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कोई बताओ, बहुत लोग नहीं बोलते हैं, चुपचाप खड़े हो जाते हैं, जैसे लगता है कि उन्होंने कभी क्लास ही नहीं किया है। माली फूल नहीं तोड़ता है, कौन नहीं तोड़ता है, माली। माली की स्पेलिंग क्या होगी, गार्डनर। तो हम क्या लिखेंगे, द गार्डनर। गार्डनर एक वचन है कि बहुवचन है, जरा जोर से बोले। एक वचन, सही, एक वचन, सिंगुलर नंबर। तो उसके साथ आप क्या वर्ब लगाएं, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे,
बोले, हाँ डज का प्रयोग करेंगे। द गार्डनर डज। अब देखिए नाट दिया है तो नाट लिखे। मुख्य क्रिया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तोड़ना। तोड़ना की स्पेलिंग क्या होती है? प्लग। द गार्डनर डज नॉट प्लक द फ्लावर। माली फूल नहीं तोड़ता है। द गार्डनर डज नॉट प्लक द फ्लावर। आप लोग देख रहे हैं, नोट कर लें। एक दो और एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है, तुम प्रतिदिन, तुम प्रतिदिन गंगा में स्नान नहीं करते हो। तुम प्रतिदिन गंगा में स्नान नहीं करते हो। कौन स्नान नहीं करता है? तुम। क्लियर है? तुम। तुम की स्पेलिंग क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? यू। वेरी गुड, यू। अब ये निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, इसमें नहीं शब्द आया है, तो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद। तो यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? डू। लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी, डू। अब उसके बाद क्या होगा? नॉट। यू डू नॉट। क्या नहीं करते हो? स्नान। स्नान की स्पेलिंग कोई बताएगा? अब कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं स्नान की स्पेलिंग बात होती है, स्पेलिंग ये बता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये होती है। दोनों बात है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स कंफ्यूज कर देता है। अब हमको कोई बता सकता है बात की स्पेलिंग कौन सी सही है कौन सी गलत है? एनी स्टूडेंट टेल मी। देखिए दोनों सही है, दोनों सही है। जो ऊपर मैंने बात लिखा है वह आपका क्या है? नाउन है। और जो नीचे है वो आपका वर्ब है। ये ध्यान दीजिए। बाथ माने स्नान करना, BATH जिसकी स्पेलिंग होती है, और BATH बाथ माने स्नान। अर्थात यदि ई को आप रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? आपका नाउन का काम करता है। और यदि ई को ऐड कर देते हैं तो वो आपका वर्ब का काम करता है। लेकिन दोनों सही है, यह जान लो। तो यू डू नॉट बाथ। अब कहा वो स्नान नहीं करता है? गंगा में। बाथ इन द गंगा। नदियों का नाम द नेम ऑफ रिवर एक कैपिटल लेटर से पहला होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। यू डू नॉट बाथ इन द गंगा। और प्रतिदिन का डेली या एवरीडे जो लिखना चाहते हैं, DAILY, डेली या एवरीडे भी लिख सकते हैं।
कह रहा है तुम प्रतिदिन गंगा में स्नान नहीं करते हो, यू डू नॉट बाथ इन द गंगा डेली। कुछ लोग कह रहे हैं ऊपर वाले बात से भी ट्रांसलेशन बना सकते हैं, अवश्य बना सकते हैं। उसका ऐसे बनाएंगे, देख लीजिए, यू डू नॉट टेक बाथ इन द गंगा डेली। देखिए यहां पर टेक क्या हो गया, वर्ब का काम करने लगा, तो इसीलिए नाउन से पहले मैंने वर्ब लगाया। टेक बाथ इन द गंगा डेली, यू डू नॉट, तो दोनों सही है। लेकिन स्पेलिंग में क्या है, एक में ई नहीं है, एक में ई। जिस बात में ई है वह आपका वर्ब है, यह भी एग्जामिनर पूछता है, नोट करें इसको। नेक्स्ट लिखें, पक्षियां। आप लोगों ने देखा होगा पक्षियां आकाश में, पक्षियां आकाश में नहीं उड़ती हैं। पक्षियां आकाश में नहीं उड़ती हैं। आप देख रहे हैं, कह रहा है पक्षियां आकाश में नहीं उड़ती हैं। कौन नहीं उड़ता है डियर स्टूडेंट्स? पक्षियां। सब्जेक्ट आपको मालूम हो गया। अब पक्षियां क्या है, एक से अधिक हैं। पक्षियां आपकी क्या है, एक से अधिक हैं, मोर देन वन बर्ड्स, एक से क्या है, अधिक हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, बहुवचन का प्लूरल। तो क्या हम लिखेंगे, द बर्ड्स। क्लियर है, द बर्ड्स। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, डू नॉट फ्लाई इन द स्काई। द बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई। पक्षियां आकाश में नहीं उड़ती हैं। द बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई। क्लियर है? अब आगे देखिए, नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल, पिताजी बाजार पिताजी बाजार नहीं जाते हैं। अरे थक गए होंगे, नहीं जाएंगे, ऑफिस से आए थक गए। कौन बाजार नहीं जाता है, पिताजी, फादर। कौन नहीं जाता है, फादर। फादर, पिताजी एक वचन है कि बहुवचन? एक वचन भाई, फादर एक ही तो है। तो फादर डज नॉट गो टू मार्केट। पिताजी बाजार नहीं जाते हैं। फादर डज नॉट गो टू मार्केट।
इस तरह से आप लोगों ने क्या पढ़ा, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य का ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। क्लियर है? एनी डाउट एनी स्टूडेंट्स? अब आप इसको नोट कर लें। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, दोनों हम एक ही में पढ़ाएंगे। आपको बता दे रहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या है, पहले ये क्लियर कर देते हैं, तब आपको हम बताते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले समझिए, जिस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन मार्क अवश्य आए, किंतु नहीं शब्द का प्रयोग न हो, वह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड अवश्य 4 क्वेश्चंस मिलते हैं, 4 क्वेश्चंस आएंगे। चेंज इनटू सेंटेंस गिवन इन द ब्रैकेट, सेंटेंस दिया रहेगा और ब्रैकेट में लिख देगा अफर्मेटिव में चेंज करिए, निगेटिव में चेंज करिए, इंट्रोगेटिव में चेंज करिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव में चेंज करिए। श्योर आना है, हर साल आता है, इस साल भी आएगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव उस सेंटेंस को कहते हैं जिस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड अवश्य आए और साथ ही साथ नहीं शब्द का भी प्रयोग किया गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, यदि नहीं शब्द आएगा तो नाट का प्रयोग करेंगे, और यदि नहीं शब्द नहीं आएगा तो नाट का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि नहीं शब्द नहीं है, केवल क्वेश्चन वर्ड है, तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और यदि नहीं शब्द भी है, क्वेश्चन वर्ड है, तो वह इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। क्लियर है? तो आइए हम लिखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, नहीं शब्द रहेगा तो इंट्रोगेटिव निगेटिव है, और नहीं शब्द का प्रयोग नहीं है, केवल क्वेश्चन वर्ड है, तो इंट्रोगेटिव। अब देखिए, चाहे हिंदी हुआ चाहे इंग्लिश हुआ, दोनों में 2 ही प्रकार के इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होते हैं। हिंदी में क्या से शुरू होता है और एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। तो रूल नंबर 1 देखिए, अभी आपको समझ में आएगा। यदि हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या आए, तो ट्रांसलेशन बनाने का नियम या रूल निम्न है। यदि क्या से स्टार्ट हो सेंटेंस, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम सोते हो, क्या तुम लड़ते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, ऑल द सेंटेंस स्टार्टेड टू द हिंदी वर्ड क्या,
यदि क्या से शुरू हो रहा है तो हम कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे? सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि क्या से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है? डू या डज। डू या डज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द हेल्पिंग वर्ब डू या डज। क्लियर है? उसके बाद सब्जेक्ट कर्ता का यूज हम करेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? उसके बाद हमने आपसे क्या बताया कि यदि नहीं शब्द आ गया तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके नीचे मैं अंडरलाइन इसलिए लगा रहा हूं, यदि नहीं शब्द नहीं आएगा तो नॉट का यूज नहीं करेंगे, यदि नहीं शब्द आ गया तो नॉट का प्रयोग करेंगे। क्योंकि दोनों सेंटेंस में साथ साथ बता रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसीलिए। अब फोर्थ नंबर पर आप क्या चीज लिखेंगे बेटा? आप वहां पर लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या लिखोगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ फाइनाइट वर्ब। इसके बाद क्या लिखेंगे आप? इसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? कंप्लीमेंट। अंत में क्वेश्चन मार्क का साइन चिन्ह अवश्य लगाएंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या किया? डू या डज का प्रयोग किया। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा। उसके बाद आपने क्या लिखा? नॉट है तो नॉट का प्रयोग किया। और उसके बाद आपने क्या लिखा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, क्वेश्चन। क्लियर है? ट्रांसलेशन देखें। क्या सरला, क्या सरला बागीचे में नहीं जाती है? देखिए नहीं आ गया तो लगाएंगे। क्या सरला बागीचे में नहीं जाती है? नहीं शब्द आ गया तो नॉट का प्रयोग करेंगे। तो क्या के जगह पर क्या लिखेंगे? डू या डज। डू डज किसके अनुसार यूज करोगे डियर स्टूडेंट? सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? सरला। सरला एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, क्या लगाओगे? डच। यहां लिख लीजिए डच। क्लियर है? उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? सरला। SARALA, सरला हो गया। ठीक है? अब देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट दिया है तो हम देखेंगे इसमें नहीं शब्द आया है। हाँ, हमने क्या पाया? इसमें नहीं शब्द आया है तो नॉट का यूज कर लेंगे। डज सरला नॉट। उसके बाद मुख्य क्रिया क्या है? बागीचे में जाना। जाना क्या है मुख्य क्रिया? तो गो टू गार्डन। GARDEN, गो टू गार्डन। अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दें। क्लियर है? आपने देखा, क्या देखा कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किए हैं क्योंकि शुरुआत हिंदी का क्या से हुआ है। तो यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या आए तो ट्रांसलेशन बनाने का रूल यही है। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि यदि, इसको नोट कर लीजिए,
ओके। रूल नंबर 2 कहता है यदि हिंदी वाक्य के बीच में यदि हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, क्वेश्चन वर्ड। अब आप सोच रहे हैं क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, ये बीच में आए, हिंदी वाक्य ये बीच में, तो ट्रांसलेशन बनाने का नियम निम्न है। कह रहा है कि यदि हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, क्या, कब, क्यों, कहां, बीच में आए, तुम कहां रहते हो, तुम कब सोते हो, तुम क्यों नहीं स्कूल जाते हो, इफ द क्वेश्चन वर्ड कम टू द बिटवीन ऑफ द हिंदी सेंटेंस। क्लियर है? यदि हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो ट्रांसलेशन कैसे बनाओगे, हाउ टू मेक द ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले हम उसी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख देंगे। सबसे पहले QW का मतलब हो गया क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश। QW का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश। सेकंड नंबर पर आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, डू या डज जो यूज होगा। और थर्ड नंबर पर आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। और फोर्थ नंबर पर आप क्या लिखेंगे, नॉट रहेगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे। और फिफ्थ नंबर पर आप क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। और सिक्स्थ नंबर पर आपका ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद कंप्लीमेंट होगा, अंत में आपका क्या होगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। जैसे तुम कहां रहते हो, पहला एग्जाम्पल है तुम कहां रहते हो, तुम कहां रहते हो। अब देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड आया लेकिन नहीं शब्द नहीं आया, तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। इसलिए कौन सा सेंटेंस हो गया डियर स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आप क्या पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखेंगे, कहां की स्पेलिंग क्या होगी, वेयर। अब हेल्पिंग वर्ड लिखेंगे, वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, आया कि नहीं आया। तो क्यों की स्पेलिंग पहले लिखेंगे, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए इसमें नहीं शब्द आया है, इसीलिए इसमें नॉट का प्रयोग किया गया है। अब इन दोनों सेंटेंस में आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे पहला सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। क्लियर है? तो आपने इस तरह से क्या देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोगों ने पढ़ लिया और उसका समापन भी कर लिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा, यही पढ़ा कि यदि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आए तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद हम उसके हेल्पिंग वर्ब को पढ़े, उसकी दो हेल्पिंग वर्ब होती है, डू या डज। उसके बाद उसका यूज पढ़े,
उसके बाद हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे उसको हम लोगों ने विधिवत पढ़ा और हम लोगों ने नोट भी किया। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट टेंस हमारा होगा, पहले हम इंडेफिनिट टेंस को पढ़ाते चलेंगे, उसके बाद फिर कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ाएंगे और आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे। और आप नोट्स बनाने के बाद डेली प्रतिदिन आप उस नोट्स को केवल 10 मिनट देखेंगे। लर्न नहीं आपको करना है, मैं कभी लर्न करने के लिए कहता ही नहीं। आप केवल उस पेज को पलटेंगे, देखेंगे हम क्या लिखवाए हैं, और इस तरह से आपको धीरे धीरे लर्न हो जाएगा और आपको ट्रांसलेशन बनाना आ जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि सारा क्लास बहुत हैप्पी होगा, क्योंकि आज उनको एक अच्छा टीचर्स इंग्लिश का प्राप्त हुआ है जो उन्हें पूरी तरह से समझ में आ रहा है। तो आप इसे नोट कर लें और आगे हम लोग आपसे पुनः मिलते हैं।